हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल लर्निंग। तो आज हम एनईपी 2020 के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि अभी रीट का एग्जाम है तो एनईपी से क्वेश्चन आना डेफिनेट है। तो इसीलिए हम आज ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। आजादी से पहले बहुत बार एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई, बट आजादी के बाद अभी तक सिर्फ 3 एजुकेशन पॉलिसियां बनाई गई। वो भी सबसे पहले 1968 में बनाई गई थी। उस टाइम जो हमारे पीएम थे यानी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो फिर 1986 में सेकंड पॉलिसी आई और उस टाइम जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो थे इनके बेटे राजीव गांधी। 1986 के बाद लगा कि क्यों ना फिर एजुकेशन में और चेंज कर दिया जाए, तो 2020 में एक नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई। हमारे प्रधानमंत्री थे वो थे नरेंद्र मोदी। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जो हमारी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी थी उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, तो इंदिरा गांधी जी थी और सेकंड टाइम राजीव गांधी, एंड जो 2020 थी उसमें नरेंद्र मोदी जी थे। एंड सेकंड चीज इसके बीच क्या की गई, जो 1986 वाली जो पॉलिसी है इसमें 1992 में थोड़ा सा बदलाव किया गया था। क्वेश्चन बनता है कि कौन सी ऐसी पॉलिसी एजुकेशन पॉलिसी थी जिसमें कि 1992 में चेंज किया गया था। तो 1986 में थोड़े से बदलाव कर दिए गए थे इस पॉलिसी में। नई एजुकेशन पॉलिसी बनी थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो उसकी अध्यक्षता की थी के कस्तूरी रंगन ने। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। हमारा शिक्षा मंत्रालय था वो मानव संसाधन मंत्रालय के अंडर ही आता था, लेकिन जब 2020 पे नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई तो उस टाइम हमने अपने शिक्षा मंत्रालय को अलग कर दिया था। एनईपी में जो एक और चेंज किया गया वो था कि जो हमारी पहले 10+2 वाली एजुकेशन सिस्टम थी उसको चेंज करके हमने 5+3+3+4 में बदल दिया। पहली स्टेज है वो है फाउंडेशनल स्टेज और ये पूरे 5 साल के लिए है। 5 साल में क्या था, 3 साल की आपकी प्री प्राइमरी होगी। पहले हमने प्राइवेट स्कूलों में देखा था कि नर्सरी केजी की क्लासेस होती थी, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल थे उसमें ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं था। लेकिन अब यहाँ पे ये सारा सिस्टम कर दिया गया है। स्टार्टिंग में जब बच्चा स्कूल जाएगा तो वो 3 साल में स्कूल में एंटर करेगा और 3 से जो अगले 6 साल तक है वो प्री प्राइमरी में ही रहेगा। जब वो पूरा 6 साल का हो जाएगा उसके बाद उसे फर्स्ट क्लास में यहाँ पे एडमिशन मिलेगी। यहाँ से हमेशा उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फाउंडेशनल स्टेज है वो कितने से कितने साल के लिए होगी, तो 3 से 8 साल के लिए हमारी फाउंडेशनल स्टेज होगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज प्रीपरेटरी स्टेज है। इसको भी 3 साल में डिवाइड किया गया है, जैसे 3rd क्लास, 4th क्लास एंड 5th क्लास। और इसमें जो एज ग्रुप है हमारा 9 से 11 साल तक का है। इसमें स्टडी और एक्टिविटी दोनों को इंक्लूड किया गया है, क्योंकि जो इससे पहले वाली स्टेज थी वो टोटली एक्टिविटी बेस्ड वाली स्टेज थी। उसमें ज़्यादा पढ़ाई की तरफ फोकस नहीं किया गया था, बस बच्चों को खेलने के लिए ही स्कूल में भेजा गया था और ना ही उसमें कोई एग्ज़ाम होगा। बस वहाँ पे बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड ही चीज़ें कराई जाएगी, उनको पढ़ाई के लिए ज़्यादा फोर्स नहीं किया जाएगा जो पिछले वाली स्टेज थी। लेकिन जो ये प्रीपरेटरी स्टेज है 3rd, 4th एंड 5th क्लास में, यहाँ पे स्टडी पे भी अब फोकस किया जाएगा। इसमें और चीज़ क्या होगी कि जो आपकी लैंग्वेज है, आप मान लो किसी भी रीजनल लैंग्वेज को जानते हो या आप इंग्लिश को जानते हो या आप हिंदी को जानते हो, तो आपको इसी लैंग्वेज में ही एजुकेशन दिया जाएगा। मान लो आपको अपनी कोई रीजनल लैंग्वेज आती है, तो उस लैंग्वेज को टीचर को जानना भी ज़रूरी है। इसीलिए जितने भी आजकल एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आपका रीट एग्ज़ाम ही है, तो उसमें राजस्थानी लैंग्वेज को महत्व दिया गया है। क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जो रीजनल लैंग्वेज होगी ना बच्चे की, उसको दबाया नहीं जाएगा। उसी लैंग्वेज में टीचर को वो लैंग्वेज आनी चाहिए ताकि वो उस लैंग्वेज को एज़ अ रिसोर्स यूज़ कर सके। और ये वाला टॉपिक सीटेट का बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा ही सीटेट में ये रिसोर्स वाला क्वेश्चन आता है कि जो अगर बच्चा अलग-अलग लैंग्वेज को जानता है तो हमें उस पे क्या करना चाहिए? क्या उस लैंग्वेज को दबाना चाहिए या उस लैंग्वेज के अलावा उसको इंग्लिश में या हिंदी में ही एजुकेशन देनी चाहिए? तो नहीं, जो उसकी अपनी लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज को अभी वो जानता है, जहाँ से वो जिस परिवेश से आया है, उस लैंग्वेज को ही वो समझ पाता है, तो उस लैंग्वेज को हमने एज़ अ रिसोर्स यूज़ करना है। उसी लैंग्वेज में उस बच्चे को अभी नॉलेज देनी है, धीरे-धीरे उसको दूसरी लैंग्वेज की तरफ लेके आना है। अगर उसे हिंदी आती है तो हिंदी में ही देना है, अगर उसे इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में ही उसे अभी नॉलेज प्रोवाइड करनी है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टेज है, वो है मिडल स्टेज। इसमें क्या होता ये भी 3 साल में डिवाइड किया गया है इस स्टेज को। इसमें है 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास। और जो एज ग्रुप है इसमें भी एज ग्रुप हमारा 12 से 14 साल का है। बात करेंगे 6th क्लास से अब वोकेशनल स्किल बच्चों को दी जाएगी। यानी आपको 6th क्लास से मोटर मैकेनिक का काम कराया जाएगा, प्लम्बरिंग का काम कराया जाएगा, होम मेकर का काम करवाया जाएगा, आपको खाना बनाना सिखाया जाएगा और भी बहुत सारी चीज़ जो भी वोकेशनल कोर्सेज़ के अंडर आती है।
जो इंडिया की कोई भी लैंग्वेज है उसको आप में डेवलप किया जाएगा। यानी आप में राजस्थानी लैंग्वेज डेवलप की जाएगी, मलयालम डेवलप की जाएगी, संस्कृत कुछ भी अगर किसी भी लैंग्वेज को आप इंडिया में जो भी लैंग्वेज बोली जाती है, एक लैंग्वेज आपको यहाँ पे उसको भी डेवलप करना पड़ेगा। उसमें क्योंकि आजकल की डिमांड को देख के आपको पता ही है कि कंप्यूटर बेस्ड ही सारा काम किया जा रहा है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे कोडिंग करानी स्टार्ट कर दी जाएगी 6th क्लास से आगे। क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, आप ऐसे ध्यान दो मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि किस क्लास से आपको वोकेशनल स्किल दी जाएगी? तो फिर हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं 3rd क्लास से 4th क्लास से, तो यहाँ से स्टार्ट की जाती है 6th क्लास। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि इंडिया की कोई भी लैंग्वेज आप में किस स्टेज से स्टार्ट की जाएगी, तो इस तरह आएगी मिडल स्टेज से स्टार्ट की जाती है, कई बार स्टेज बहुत बार स्टेज पूछी जाती है, बहुत बार ऐसे पूछा जाएगा जो मिडल स्टेज है वो कौन से एज ग्रुप में आता है? 12 से 14। अगली स्टेज है सेकेंडरी स्टेज और इसको 4 साल में डिवाइड किया गया है। इसमें क्लासेस आएगी 9th क्लास, 10th क्लास, 11th एंड 12th और इसमें जो एज ग्रुप है हमारा वो 15 से 18 साल रहेगा। यानी जो स्कूल में बच्चे रहेंगे वो 3 से 18 साल के लिए रहेंगे। हमने कहा था ना प्री प्राइमरी स्टार्ट होगी तो वहाँ पे 3 साल के बच्चे को स्कूल में डाल दिया जाएगा प्री प्राइमरी में 3 साल के लिए, ठीक है? तो उसके बाद 3 से 18 साल तक बच्चा स्कूल में ही रहेगा। इसमें मेन चीज़ क्या है, जब भी हम प्लस 1 में आते थे, तो हमें यहाँ पे अलग-अलग स्ट्रीम में डिवाइड कर दिया जाता था, कि अब आपको आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है या फिर साइंस लेना है। बट अब क्या होगा कि स्ट्रीम को हमने खत्म कर दिया है। आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। आप आर्ट्स का 1 सब्जेक्ट ले सकते हो, साइंस के 2 सब्जेक्ट ले सकते हो या फिर कॉमर्स का भी उसमें कोई आपकी मर्ज़ी है। जिस भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, वो सब्जेक्ट आप यहाँ पे ले सकते हो। अब 9th क्लास से ऑनवर्ड आप में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप की जाएगी। जो रोट लर्निंग है, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। यानी आपसे इस तरह की क्वेश्चन पूछी जाएगी कि पानीपत का युद्ध पानीपत में ही क्यों हुआ? क्यों वाले क्वेश्चन, थिंकिंग बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो उस तरह की आपको एजुकेशन दी जाएगी। और यहाँ पे क्या होगा 9th के बाद आप में एक फॉरेन लैंग्वेज भी डेवलप की जाएगी। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन इतनी तेजी से हो रहा है तो उसके लिए फॉरेन लैंग्वेज का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए आपको स्कूल में ही कोई एक फॉरेन लैंग्वेज सिखा दी जाएगी। इसके बाद क्या होता है कि ग्रेजुएशन जब हमारी होगी तो उसको 4 साल में डिवाइड कर दिया गया है। ये ग्रेजुएशन का अलग है, यहाँ तक जो रूल था आपका 10+2 स्कूल वाला रूल, उसको कन्वर्ट कर दिया गया था 5+3+3+4 में। ये सिर्फ यहाँ तक इम्प्लीमेंट होगा, ये अलग है, यहाँ से अलग है, ये ग्रेजुएशन है। अगर आपको ग्रेजुएशन करनी है, पहले 3 साल की होती थी लेकिन अब 4 साल की कर दी गई है। यानी बीए, बीएससी, बीकॉम आपको कुछ भी करना है। पहले क्या होता था कि अगर बच्चा कॉलेज जा रहा है और किसी कारणवश उसे अपना कॉलेज ड्रॉप करना पड़ रहा है यानी फर्स्ट ईयर में ही वो कॉलेज छोड़ रहा है, तो उसे किसी तरह का भी डिग्री या डिप्लोमा नहीं दिया जाता था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। इसमें क्या है कि अगर आपने 1 साल भी कॉलेज में पढ़ाई की है, तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आपने 2 साल पढ़ाई की है, तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, 3 साल की है तो डिग्री दी जाएगी, अगर पूरे आपने 4 साल कॉलेज में लगाया है, तो आपको रिसर्च किया है किसी सब्जेक्ट पे, ठीक है? और एमफिल हमारी बिल्कुल खत्म कर दी गई है और डायरेक्ट ग्रेजुएशन के बाद आप पीएचडी कर सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन आता है, मैंने क्वेश्चन बहुत बार देखे हैं, बहुत सारे टीचिंग एग्जाम में यहाँ से आता है कि अगर आपने कितने साल में आपको डिग्री मिलती है, कितने साल में आपको डिप्लोमा मिलता है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ये इम्पोर्टेंट है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बहुत सारे की पॉइंट है तो मैं आपको बताती हूँ। इसमें सबसे पहले है कि आपकी जो असेसमेंट होगी 360 डिग्री असेसमेंट होगा। आपने कोई स्किल डेवलप की है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है, आपने स्पोर्ट्स में कितना पार्टिसिपेट किया है, आपने अदर एक्टिविटी में कितना पार्टिसिपेट किया है, उस पे फोकस किया जाएगा। हर एक चीज को देख के आपको असेसमेंट दिया जाएगा। फिर उसके बाद 3 से 18 साल तक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था स्कूल तक आपकी फ्री एजुकेशन होगी। प्री प्राइमरी से आपकी 12th तक फ्री एजुकेशन है, इसमें कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। उसके बाद है आपके प्रैक्टिकल नॉलेज, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी। और मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे स्ट्रीम सिस्टम है उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। नो रूट लर्निंग, आपकी रट्टा वाली जो लर्निंग है उसको खत्म किया जाएगा और ये किस में चेंज होगी है क्रिटिकल थिंकिंग बेस पे, ठीक है? क्रिटिकल थिंकिंग बेस पे आपको इस पे चेंज कर दिया गया है। और नेक्स्ट चीज है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है। फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट 2 प्रकार की असेसमेंट है, मैं आपको ये अलग से भी कराऊंगी। लेकिन फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है कि पूरे साल भर आपका मूल्यांकन किया जाएगा। जो समेटिव असेसमेंट होता है उसमें आपको पूरे साल भर पढ़ाया जाता है और साल के एंड में आपके फाइनल एग्जाम होते हैं। बट अब ऐसा नहीं होगा, आपके बीच बीच में एग्जाम होते रहेंगे, जैसे SA1, SA2, FA1, FA2 वगैरह होगा। और उसके साथ साथ ही अगर आप उन कुछ एग्जाम में फेल हो रहे हैं या आप पीछे रह रहे हो तो उसके लिए आपको रेमेडियल क्लासेस दी जाएगी। बच्चों में इम्प्रूवमेंट किया जाएगा कि कहाँ पे बच्चे में गलती आ रही है, क्यों बच्चा पीछे रह रहा है, उसके लिए आपको अलग से क्लासेस दी जाएगी। यानी ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है, पूरे साल भर आपका असेसमेंट होगा, जिस चीज में आप पीछे रह रहे हैं उसी टाइम उसमें इम्प्रूव किया जाएगा। ऐसा नहीं कि पूरे साल के बाद आपको देखा जाएगा कि आप तो फेल हो गए हो, अब बच्चे का पूरा साल भी खराब हो गया है और अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
उसके बाद है मल्टीलिंगुअल को एज अ रिसोर्स यूज किया जाएगा। मैंने आपको बताया ही अभी कि अगर बच्चे अलग-अलग लैंग्वेज को जानते हैं तो उनको दबाया नहीं जाएगा, उसको एज अ रिसोर्स यूज किया जाएगा। और सबसे अच्छी जो बात है एनईपी की वो है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर हमें अभी भी कोई एनईपी में कमियाँ लग रही हैं तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। लास्ट में जो आपको रिपोर्ट कार्ड मिलेगा वो भी 360 बेस ही मिलेगा, यानी आपको स्टडी देख के रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज आप में होनी चाहिए, क्लीनिंग की आप में नॉलेज होनी चाहिए, स्किल आप में कोई डेवलप होनी चाहिए और आपने कोई अचीवमेंट प्राप्त की हो। सो गाइस मुझे लगता है कि एनईपी 2020 आपको समझ आ गया होगा। अगर अभी भी कोई आपको डाउट है तो कमेंट ज़रूर करें, मैं आपको अगली वीडियोज़ पे बना के दूँगी।